हेलो बच्चों, वेलकम है। सेट 2 हमने कल किया था। सेट 1 फिजिक्स का पेपर है हमारा, तो उसका एक एक नंबर वाले क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं हम। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों कि अगर कोई दो चार्ज के बीच में चार्ज पार्टी डिस्टेंस 1/4 कर दिया जाए, डिस्टेंस को क्या कर दिया है 1/4, यानी r किस में चेंज कर दिया है r/4, तो नया फोर्स क्या होगा। तो नया फोर्स के लिए बच्चों हमें कूलम्स लॉ यूज करना होगा। तो नए फोर्स के लिए देखो, कूलम्स लॉ लिखा हमने F इक्वल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और R की वैल्यू सेकंड केस में क्या पुट कर दिया अपन ने r/4 पुट कर दिया। क्या पुट किया r/4, आर स्क्वायर का 16 हो गया, ये 16 टाइम हो गया। तो वैसे तुम्हें अंदाजा लग जाना चाहिए था कि जब चार्ज पार्टिकल नजदीक आते हैं तो फोर्स बढ़ जाता है। तो पहला क्वेश्चन बच्चों हो गया हमारा कि फोर्स 16 टाइम हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इन एयर एंड वाटर बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। बच्चों, जैसे ही कोई मीडियम आता है तो दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स कम हो जाता है। कम कितना कम हो जाता है, k गुना कम हो जाता है। वैसे रिलेटिव परमिटिविटी ER गुना कम होता है, इसको k को क्या कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो कि हर एक मटेरियल का अलग अलग वैल्यू होती है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। तो वाटर के लिए 81 है, k की वैल्यू क्या है 80 या 81 है, तो 81 टाइम कम हो जाएगा। तो इसने क्वेश्चन में पूछ रखा है रेशियो ऑफ एयर एंड वाटर, यानी वाटर एयर के अंदर कितने गुना है, k गुना है वाटर के मुकाबले में। तो एयर से कंपेयर करना है वाटर का, तो k गुना एयर के अंदर फोर्स होता है वाटर के कंपेरिजन में। तो ऑप्शन ए आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा which of the following relationship is called as current density। तो करंट डेंसिटी के लिए बच्चों करंट डेंसिटी होता है करंट पर यूनिट एरिया। तो करंट पर यूनिट एरिया, करंट अपॉन एरिया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारे लिए। अगला क्वेश्चन देखो, गलती से वोल्टमीटर को सीरीज में कनेक्ट कर दिया और एमीटर को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो सर्किट इंस्ट्रूमेंट क्या खराब हो जाएंगे, वोल्टमीटर खराब हो जाएगा, एमीटर खराब हो जाएगा। तो इसमें दोनों खराब हो जाएंगे या कुछ भी खराब नहीं होगा। तो इसमें ऑप्शन आएगा नन इज डैमेज्ड, कोई भी खराब नहीं होगा। ये क्वेश्चन अच्छा है बच्चों कि आपको म्यू आर की वैल्यू, म्यू आर क्या होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी दे रखी है, काई एम प्लस 1 होता है। क्वेश्चन के मुताबिक काई एम की वैल्यू -1, वैसे प्योर डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए काई एम की वैल्यू, परफेक्टली डायमैग्नेटिक के लिए काई एम की वैल्यू क्या होती है -1 होती है। तो म्यू आर की वैल्यू पूछ रखी है, तो काई एम की वैल्यू -1 + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। एक सर्किट की रेजिस्टेंस 12 ओम है और इम्पीडेंस यानी कि Z 12 ओम है, तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा बच्चों। पावर फैक्टर होता है cos phi = R/Z। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन LCR सर्किट वाले टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है। तो 12 ओम बाई 15 ओम करेंगे जब हम, तो 4/5 आ जाएगा, 3 4 जब, ठीक है। 0.8 यूनिट इसका कोई नहीं होगा, तो ऑप्शन में है 0.8, तो 0.8 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पीड ऑफ एक्स रे इन वैक्यूम क्या होती है। स्पीड ऑफ एक्स रे इन वैक्यूम होती है ऑप्शन बी, लाइट की स्पीड से चलती है 3 इंटू, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होंगी वो लाइट की स्पीड से ही चलती हैं, तो आंसर आ जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
when which dopant cannot be used germanium as n type सेमीकंडक्टर, तो n टाइप सेमीकंडक्टर के लिए हमें ट्राइवेलेंट नहीं डालना, तो इनमें से इंडियम फास्फोरस भी पेंटावेलेंट है, एंटीमनी भी और आर्सेनिक भी। इंडियम जो है बोरॉन, एल्युमिनियम और इंडियम, एक बच्चे ने बताया था बांग्लादेश इंडिया अलग अलग, तो बोरॉन, एल्युमिनियम और इंडियम जो है ट्राइवेलेंट होते हैं, तो इसलिए इसमें आ जाएगा ऑप्शन इंडियम, क्योंकि ये ट्राइवेलेंट है। और एन टाइप बनाने के लिए हमें कैसे डालना होता है, पेंटावेलेंट। इसमें बाइसिंग पहचाननी है बच्चों, तो बाइसिंग के लिए जब पी को पॉजिटिव से जोड़ते हैं तो फॉरवर्ड बाइसिंग होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल किससे जुड़ा हुआ है, पी से, तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन, मैग्नीट्यूड ऑफ सैचुरेशन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, सैचुरेटेड फोटो इलेक्ट्रिक डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। और स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे, एक सेट बी में स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में आया हुआ था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी और नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक करंट की कम मैग्नीट्यूड, जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है, किसके बराबर होगा, आने वाली लाइट की फोटॉन्स की संख्या यानी इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगा। 10वें क्वेश्चन का जवाब आएगा इंटेंसिटी। आइए 11th क्वेश्चन देखते हैं। एक फोटोन की वेवलेंथ दे रखी है, उसका मोमेंटम बताएं। तो अगर एनर्जी पूछ लेता तो एनर्जी का फार्मूला होता हमारे पास E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, लेकिन मोमेंटम पूछा हुआ है तो मोमेंटम का फार्मूला होता है एच बाई लैम्डा। इसी क्वेश्चन में अगर एनर्जी पूछता तो क्या फार्मूला बनता, एच सी बाई लैम्डा। पूछा आसान क्वेश्चन 1 नंबर में, E इक्वल टू एच बाई लैम्डा, एच को सॉल्व भी नहीं करना, बस लैम्डा की वैल्यू 0.01 एंगस्ट्रॉम नीचे रखनी है। और ये 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है ये क्लियरली पता होना चाहिए 10 की पावर -10 होता है, सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो ये ऊपर जाके +10 बन गया, नीचे 0.01 पड़ा है तो ये 10 की पावर -2 है, ये ऊपर जाके 10 की पावर +2 बन जाएगा, 10 की पावर 12 एच आ जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा हमारे पास। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बच्चों वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस मास नंबर पे डिपेंड करता है, और यहां से एक क्वेश्चन पक्का आना है इस टॉपिक का, रेडियस न्यूक्लियस की डिपेंड करती है ए की पावर 1/3। तो ऑप्शन ए, सिर्फ हमें वॉल्यूम की बात करनी है, और मैं डेंसिटी भी बता देता हूं साथ लगे हाथ। वॉल्यूम तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास नंबर के, और डेंसिटी किसी पर डिपेंड नहीं करती, मास नंबर पर न्यूक्लियस की डेंसिटी इंडिपेंडेंट होती है। रेडियस आर की पावर 1/3। तो बच्चे जरूर याद रखें, यहां से क्वेश्चन पक्का आना है, R इज इक्वल टू R0 ए की पावर, इसलिए टाइम लगा रहा हूं थोड़ा सा इस क्वेश्चन के लिए। और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए के, और डेंसिटी ए पर डिपेंड नहीं करती। 3 बातें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए वापस चलते हैं हम अपने डेस्कटॉप पर। क्वेश्चन नंबर 13, which of the following statement is not true about न्यूक्लियर फोर्स। तो बच्चों 2 मिनट रुको, मैं क्वेश्चन वाली फाइल भी खोल लेता हूँ, प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस पेपर 1। तो यहाँ पे जो है न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में क्या बात सच नहीं है। तो ये वोल्टमीटर वाला क्वेश्चन, फॉरवर्ड बाइसिंग वाला, एच वाला, नॉट ट्रू अबाउट न्यूक्लियर फोर्सेस, दे वर ऑलवेज अट्रैक्टिव, आर ऑलवेज अट्रैक्टिव, नहीं, नॉट ट्रू में ये आएगा।
ये अट्रैक्टिव भी हैं और रिपल्सिव भी हैं, वैसे सी ऑप्शन बनता है। दे आर ऑलवेज अट्रैक्टिव तो नहीं हो, अट्रैक्टिव भी होते हैं और रिपल्सिव भी होते हैं। 0.3 एंगस्ट्रॉम से नजदीक जाने पर सैचुरेट एट द सेपरेशन बिटवीन टू न्यूक्लियर इंक्रीज, बिल्कुल सैचुरेशन शो करते हैं वो। दे हैव अबाउट द सेम मैग्नेट फॉर डिफरेंट पेयर, यस। दे आर स्ट्रॉन्गर देन कूलम्ब फोर्स, यस। दे आर ऑलवेज अट्रैक्टिव, रिपल्सिव भी होते हैं, तो उसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाले सारे सिस्टम को उठा के पानी के अंदर ले जाया जाए तो फ्रिंज विड्थ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो फ्रिंज विड्थ बच्चों रिड्यूस होगी, और कितने गुना रिड्यूस होगी? म्यू गुना। जब नई फ्रिंज विड्थ होगी उसको बीटा प्राइम कह देते हैं। क्यों रिड्यूस होगी? क्योंकि वेवलेंथ कम हो जाती है। क्या कम हो जाती है? वेवलेंथ मीडियम में जाने पर चेंज आता है, इसलिए बीटा में भी चेंज आता है। क्योंकि वेवलेंथ पर सीधा सीधा कौन डिपेंड, वेवलेंथ और म्यू में रिलेशनशिप है। ये लैम्डा डैश कम हो गया तो बीटा डैश भी, वेवलेंथ कम हो गई नए मीडियम में जाने पर, स्पीड भी कम हो गई, इसलिए बीटा भी कम हो गई। तो बीटा डैश जो है नई फ्रिंज विड्थ कम होगी पुरानी फ्रिंज विड्थ के मुकाबले। तो काफी सारी बातें बता दी, वैसे ऑप्शन सी आ जाएगा, बीटा बाय म्यू। तो इसको रबड़ से आप सारे रब भी कर देते हैं। अच्छा जी, असर्शन एंड रीजन। असर्शन एंड रीजन में देखो, कोई दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। हाँ जी, बिल्कुल सही है, क्योंकि टेंजेंट एट एनी पॉइंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन देता है। हाँ जी, बिल्कुल दोनों चीजें सही है, असर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है। ये सारा बातें बता दी मैंने। बोथ ए एंड आर, असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है और ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लाइट ट्रेवल फास्टर इन ग्लास देन इन एयर, नहीं जी गलत है, लाइट तो स्लो हो जाती है ग्लास में जाने पर। और एयर इज डेंसर देन ग्लास, दोनों ही गलत हैं, एयर रेयर है ग्लास के मुकाबले में। तो बोथ ए एंड आर फॉल्स। तो जब दोनों ऑप्शन फॉल्स होंगे तो ऑप्शन डी आएगा। जो ऑयल के ऊपर पानी गिरने पर, तेल के ऊपर सतरंगे पैटर्न देखे होंगे आपने, वो बनते हैं। हाँ जी, बनते हैं। और वो किस वजह से बनते हैं? इंटरफेरेंस के कारण बनते हैं। व्हाइट लाइट इज कंपोज 7 रंगों से तो बनी हुई है, लेकिन उसका कारण आर है, ये कारण नहीं है। कारण इसका क्या है? वो 7 रंग बनने का इंटरफेरेंस है। क्या है? इंटरफेरेंस। तो लेकिन इसने तो कहा कि वो कभी 7 रंगों से बनी थी, नहीं। तो आर रॉन्ग, ये गलत है, ए सही है। तो जब ए सही हो और आर गलत हो तो ऑप्शन बी आता है हमारे पास। कौन सा ऑप्शन चेकेंगे? हाँ, ऑप्शन बी। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है, इम्पैक्ट पैरामीटर फॉर स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल बाय 180 डिग्री इज 0। हाँ जी, सही बात है कि जब पार्टिकल बिल्कुल टकरा के, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट को याद करना है, टकरा के वापिस आता है तो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या आता है? 0। बिल्कुल न्यूक्लियस के ऊपर जाके पार्टिकल टकराता है, जैसे पार्टिकल गया वैसे ही वापिस आया। तो इम्पैक्ट पैरामीटर डेस्कटॉप पर क्या क्वेश्चन है, दोबारा देखते हैं क्या कहता है। इम्पैक्ट पैरामीटर फॉर स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल बाय 180 डिग्री 0। हाँ जी, बिल्कुल। और इसका कारण देखो क्या है, ये रबड़ सीमेंट होगा, ऐसे ही काटा होगा, वो पीछे वाले लगा पड़ा। और दूसरा व्याख्या देखो क्या, जीरो इम्पैक्ट पैरामीटर का मतलब होता है अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से टकराया है। हाँ जी, रीजन इसका बिल्कुल सही है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू हैं, तो इसलिए ऑप्शन ए सही आएगा। इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा हमारे लिए? ऑप्शन ए। असर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है। थैंक यू बच्चों। अभी सेट सी और सेट डी के भी बना देंगे आपके लिए, और तैयारी करो, अच्छी अच्छी प्रैक्टिस पेपर जरूर करते रहो ताकि फुल बेनिफिट